आप सब ठीक है? अब स्टार्ट करें हम पढ़ना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक अगर सर्कुलर कॉइल होती है तो उसके सेंटर से अगर हम एक लाइन खींचते तो इसी को क्या बोलते हैं, इसकी एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस। बेसिकली जब हमने 11वीं क्लास में एक वो चैप्टर पढ़ा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा था, जिसके अराउंड कोई भी चीज क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो बेसिकली दिस इज दी एक्सिस जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर ये बुक भी है तो इस बुक की भी एक एक्सेस होगी बिल्कुल सेंटर पे, जिसके अराउंड उसको क्या कर सकते हो आप, रिवॉल्व कर सकते हो। किसी को अगर उंगली में रिवॉल्व करनी आती है तो उसको पता होगा, ठीक है। अब इसी लाइन पे कहीं हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि डेरिवेशन बोल ही रही है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो कहां पे, एक्सिस पे। तो यही होगी एक्सिस। किसकी एक्सिस? सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। तो ये होगी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर और ये होगी उसकी एक्सिस। और इसको आपको 3D में विजन करना पड़ेगा। 3D में विजन मतलब समझ में आ रहा है कि राइट नाउ ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। मतलब इसकी एक साइड तो आगे होगा और एक साइड कहाँ होगा, पीछे होगा। ये बात समझ में आई? अब इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि आपको इजीली पता चल सके। जो मैं सॉलिड लाइन से बनाऊंगा, सॉलिड मतलब ये वाला, ये हो गया बाहर वाला पोर्शन, और जो डॉटेड से बनाऊंगा वो कौन सा पोर्शन हो गया, पीछे वाला पोर्शन। समझ में आया? तो ये फ्रंट साइड होगी, ये कौन सा साइड होगी, बैक साइड। इसी के सेंटर से क्या जाएगी, एक लाइन जाएगी, और इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम, एक्सिस। और इसी में कहीं भी रैंडम पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लो इसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो ये होगी एक्सिस पॉइंट। कौन सा होगी, एक्सिस। ये बात समझ में आ गई? अब ये जो यहाँ से यहाँ तक एक्सिस है, इसका कुछ दूरी मुझे लेनी पड़ेगी। मान लो वो मैं ले लेता हूँ एस। क्या ले लेता हूँ मैं? ये बात समझ में आ गई? अब कैसे निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड? देखो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था बायट सर्वर्ट लॉ, जिसने हमें बताया था कि किसी भी वायर की अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो पूरी वायर की आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आप छोटे से लेंथ की निकाल सकते। निकाल सकते हो कि नहीं? याद है ना ये वाले टॉपिक? आई ये वाला डीएल था, तो डीएल की वजह से क्या था, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर। ये वाली चीज सबको क्लियर है? अब इसमें ना एक चीज मेरे को आपको और क्लियर करानी है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी कि मैंने ऐसा किया क्यों। तो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, डीबी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर। सही है? और मैंने आपको ये टॉपिक कराया था कि यहाँ पे साइन थीटा है तो थीटा शुड बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसके पीछे दो क्वांटिटी ऐसी कोई भी नहीं है जिनके बीच का एंगल हो। आई और डीएल तो सेम ही लाइन पे होंगे ना। जैसे मान लो इसी से करंट जा रहा है और इसी से क्या लग रहा है, डीएल भी जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो हो नहीं सकता। वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि डीएल वेक्टर है लेकिन आई एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये किस किस के बीच का एंगल था, ये था एंगल डीएल और किसके बीच का, आर के बीच में। क्या ऊपर कहीं आर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हमने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया था जस्ट बिकॉज हम इसकी वेक्टर फॉर्म बना सके। तो कैसे किया था मॉडिफाई, इसको आर से ऊपर मल्टीप्लाई किया था, आर से नीचे। तो क्या बन गया था, डीबी इक्वल टू क्या गया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर का क्यूब, यही आ गया था। अब इसी को मैं बाद में कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा दूंगा तो क्या लिखेंगे बताएं जरा, डी एल क्रॉस आर, और यहाँ वेक्टर डाल देंगे। क्या इस बात सबको समझ में आई? बेसिकली जहां भी साइन थीटा आता है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्योंकि यहाँ साइन थीटा आ रहा है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। किस किस के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, लेंथ एलिमेंट और रेडियस। रेडियस मतलब डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। इस डिस्टेंस के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब एक बार अपना सारा इमेजिनेशन 11th में शिफ्ट करो क्रॉस प्रोडक्ट में। ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम पढ़ते थे तो हम बोलते थे ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू सम क्वांटिटी सी। तो ये जो ए बी और सी तीनों आपस में किस एंगल पे होते थे, 90 डिग्री। याद आ रहा है? तीनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे। अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा तो आप ये याद करो, आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होता था, के। अब बताओ, आई जे के परपेंडिकुलर है, आई के भी परपेंडिकुलर है, के जे के भी परपेंडिकुलर, मतलब तीनों ही आपस में क्या होते थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट की बाय डेफिनेशन ही ये है कि भैया जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो तीन क्वांटिटी होंगे और तीनों क्वांटिटी म्यूचुअली क्या होंगी, परपेंडिकुलर। अब मेरे को पता नहीं यहाँ पे तीन क्वांटिटी कौन है, वो डीएल है, आर है, और तीसरी कौन सी है, बेसिकली ए हो गया ये, बी हो गया ये, तो इसका इक्वल टू में होते ना तीसरी क्वांटिटी, तो डीबी। मतलब इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी किसके, लेंथ के भी और डिस्टेंस के भी। किस किस के, लेंथ के भी और डिस्टेंस के भी। ये चीज याद रखना क्योंकि यहाँ पे अभी मैं एक काम करने वाला हूँ। अब क्या काम करने वाला हूँ, देखो अगर मैं इसकी एक लेंथ एलिमेंट ले लेता हूँ ऊपर से, ये वाली डीएल, ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे ये है, अगर यहाँ से मैंने ये डीएल ले ली, अब यहाँ से मुड़ेगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ डीएल ले ली, तो मेरे को इस पॉइंट पे निकले तो यहाँ से बनाना पड़ेगा। जैसे डीएल तो ये आर बनता, तो यहाँ भी क्या बनेगा, एक आर बनेगा ना, एक आर, ठीक है, ये हो गया आर। सही है? अब मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, तभी मैंने ये पढ़ाया। मैग्नेटिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में होगी वो आर के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, क्योंकि आर डीएल के परपेंडिकुलर होना चाहिए और डीएल किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए,
मैग्नेटिक फील्ड के। और आप अगर देखो तो डीएल के आर परपेंडिकुलर है, अगर आप इस तरह से बनाओ और ये बनाओ तो अगर ये साइड वाला एंगल देखो तो कितना आएगा 90, ये भी कितना आएगा 90, क्योंकि ये टेढ़ा नीचे या ऊपर साइड है, साइड वेज नहीं है, और नीचे तो कोई लाइन है नहीं मेजर करने के लिए। मेजर करने के लिए लेफ्ट और राइट है, और लेफ्ट और राइट कितने एंगल बन रहे हैं 90। तो डीएल आर के 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और आर के 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो टेढ़ी लाइन की जो 90 डिग्री होते हैं वो भी क्या होता है, टेढ़ा होता है। दिख रहा है 90 डिग्री है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, यहाँ होगी। क्या ये बात समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर है। हाँ। नीचे कैसे बनाएगा भाई 90 डिग्री, ये वाला नहीं, वो आपको समझ में आएगा कि मैं नीचे क्यों नहीं बना रहा। अब इसी के जस्ट अपोजिट में एक और डीएल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक और डीएल। तो फिर से ये डिस्टेंस आएगा, और फिर से यहाँ पे कितना एंगल आएगा 90 डिग्री, ये फिर से क्या जाएगा आर, क्योंकि सेम डिस्टेंस होगा क्योंकि सेंटर में एक्सिस। तो और फिर से यहाँ पे क्या आएगी एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसके क्या होनी चाहिए 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोल देंगे डीबी। क्या ये चीज क्लियर है। तो हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और दोनों हमने किसकी ली, अपोजिट एंड्स की। किसकी ली, अब ये हमारी हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा इसको देखेंगे अभी हम। देखो जब भी मेरे को पता होता है कि एक वेक्टर है, क्या है एक वेक्टर है, तो और वो वेक्टर ना हॉरिजॉन्टली है ना वर्टिकली है, उसके हम क्या बना सकते हैं कंपोनेंट्स। ऐसा हमने किया है कि इसमें इक्वेटोरियल वाली याद है, इक्वेटोरियल वाली यहाँ पे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे यहाँ भी क्या कर सकते हैं डीबी के कंपोनेंट्स, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, सही है, एक इधर जाएगा और एक कहाँ जाएगा इधर जाएगा, सही है। अब अगला ये होता था जहाँ पे थीटा आएगा वो कॉस होगा, जहाँ पे नहीं आएगा वो साइन आएगा। अगर आपने थीटा यहाँ ले लिया तो कॉस ही हो जाएगा, थीटा यहाँ ले लिया तो कॉस ही हो जाएगा। लेकिन जो भी हम थीटा लेंगे उसको फाइंड भी करना है हमें, क्योंकि आपको याद होगा डेरिवेशन में भी कभी कॉस या साइन रहता नहीं है, उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। याद आ रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट वाली डेरिवेशन जहाँ पे हमने साइन थीटा की लास्ट में वैल्यू पुट करी थी। अब देखो अगर आप इस डायग्राम को इमेजिन करो ना, तो यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ ना, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल मिल जाएगा। अगर ये आर है, आर रेडियस नहीं है, ध्यान रखना, ये है ये वाला डिस्टेंस, ऐसा ही ये वाला डिस्टेंस, और इसको मैं ले लेता हूँ मान लो ए, क्या ले लेता हूँ ए। और अब मेरे लिए यहाँ पे थीटा लेना फायदेमंद है, क्योंकि ये वाला थीटा निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी है। समझ में आया कि नहीं है। अब इसको भी मैं थीटा नहीं लूंगा क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, यहाँ पे यूज हो चुका है, इसको मैं फाई ले लूंगा। क्या ले लूंगा फाई, क्या ले लूंगा फाई। अब ध्यान सुनना, अगर ये फाई होगा ना तो ये भी फाई होगा, ये वाला फाइव ले ही नहीं सकते। मैथमेटिकली जस्टिफाई कर सकता हूं मैं इसको, कैसे देखो ध्यान सुनना, देखो ये फाई है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस फाइव, सही है। डी बी आर से कितने एंगल पे था 90, तो अगर ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस फाइव है तो ये कितना होगा 5। अब जो मैथ्स वाले उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो वाई वाले उनको रटना पड़ेगा, ठीक है। और बेहतर है आप रटी लो, पेपर में ज़्यादा दिमाग लगाना कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस फाइव है, और ये 90 माइनस फाइव तो ये 5 होगा, तब ये 90 हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब जैसे ये 5 आ गया तो मेरे को पता चल गया ये कौन सा कंपोनेंट हो गया डी बी कॉस फाइव, और ये क्या हो गया डी बी साइन फाइव, समझ में। और ये भी क्या हो गया डी बी साइन फाइव, और ये क्या हो जाएगा ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 ले लेना, ये भी क्या हो जाएगा डी बी कॉस फाइव। अब बताओ कौन से कंपोनेंट है जो कैंसिल आउट होंगे, कॉस वाले, कॉस वर्टिकली अपोजिट, कौन से नहीं होंगे साइन वाले। अब ये इक्वेटोरियल वाली डेरिवेशन से कंप्लीटली अपोजिट हो गई है, वहां पे साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे थे, कॉस वाले नहीं हो रहे थे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जितने भी फॉर्मूले अगर आप एनालाइज करो सब में साइन ही आ रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है ना कि डॉट प्रोडक्ट को। ऑन दी अदर ना अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में जाए तो उसमें मैक्सिमम जगह कौन सा साइन आ रहा था कॉस आ रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस आ रहा था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इसीलिए मैंने बोला कि आप रैंडमली फाई नहीं ले सकते। अगर मैं ये फाई लेता ना तो फिर मैं इसको कॉस बना सकता था, इसको क्या बना सकता था साइन, लेकिन ये फाई से कभी वैल्यू ही नहीं निकलती क्योंकि ये फाई कभी इसके बराबर होता नहीं और ये इसके बराबर होता नहीं, तो फिर मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालता। समझ में आया। तो फाई को हमको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेना पड़ता है जिसकी वैल्यू में निकाल सकते। समझ में आया वो कन्वीनियंस कैसे लेते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब एक और चीज ध्यान सुनना, मैंने ये दोनों कंपोनेंट लिए तो ये दोनों कंपोनेंट आगे बने, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। अगर मैं एक कंपोनेंट ये ले लूं एक कंपोनेंट ये लूं फिर से वर्टिकली अपोजिट, तो फिर से दो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, ये और ये मैंने ले लिए, ठीक है। अब मैं ये और ये ले लूं तो फिर से यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके फिर से दो कंपोनेंट बनेंगे। और अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो ना तब भी जो कंपोनेंट बनेंगे वो ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, आगे वाले क्या रहेंगे हमेशा रहेंगे। मतलब हर अपोजिट कंपोनेंट्स के लिए कॉस वाले वर्टिकली अपोजिट होंगे, साइन वाले हमेशा क्या होंगे
सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इंटीग्रेट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। बेसिकली एक का तो हमें पता चल गया ना, एक को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट को क्या मानते हैं हम, डीएल, एट पॉइंट, एट पॉइंट ये पॉइंट है कुछ, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, एट पॉइंट पी ऑन जो एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस कितने पार्ट में बढ़ गया, ये ऐसे क्या लिख देता, कैन, क्या लिख देता, कैन बी रिटर्न इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में है, बताना जरा कौन कौन सा, डी बी कॉस फाई और डी बी साइन फाई, ठीक है। डी बी कॉस फाई कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल, और ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल, सही है, ठीक है। लिखेंगे एस डी बी कॉस फाई कंपोनेंट इज वर्टिकली अपोजिट and equal to each other, equal to each other, so they will cancel out, क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, सही है, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब मेरे को बताओ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू अपोजिट लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट P, क्या बोला मैंने, मेरे को बताओ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताओ किसकी वजह से, दो अपोजिट लेंथ एलिमेंट, अपोजिट लेंथ एलिमेंट ये दोनों हैं, कहाँ पे, एट पॉइंट P पे, कितनी होगी बताना जरा, dB, इसको मैं नाम दे दूंगा नीचे T, कितना आएगा बताना जरा, dB साइन फाई प्लस dB साइन फाई, क्या ये चीज क्लियर है, यही होगी, क्योंकि कॉस वाले कैंसिल आउट हो गए, दो लेंथ एलिमेंट थे, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ है, दोनों एड अप हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा बताना जरा, dB टोटल कितना जाएगा, 2dB साइन फाई, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब इसको इरेज करना पड़ेगा तो पहले आप लिख दो, क्योंकि और कोई जगह है नहीं मेरे पास, ठीक है। चलो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, हमारे पास आ गया डी बी टोटल किसके बराबर है बताओ, 2dB साइन फाई। अब मुझे बाइट सर्वेट ला पता है ना, बाइट सर्वेट लाने क्या बोला था कि dB किसके बराबर होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर, यही बोला था उसने, यही बोला था। और थीटा किसके बीच का एंगल था, आर और डीएल के बीच में, अभी हमने प्रूफ किया था आर और डीएल के बीच में। अब बताना कितना एंगल है वो, 90। तो जब मैं यहाँ पे डीबी की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या पुट होगी वो, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन में आर का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस मैंने आर ही माना है, और साथ में क्या आएगा साइन फाई, सही है, सही है ना, ठीक है। अब साइन 90 तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी बी, टी 2 से 2 कटेगा तो म्यू नॉट में 2 पाई आई डी एल बाई आर का स्क्वायर साइन फाई, ये बचेगा, सही है। इतनी चीज क्लियर सबको, इतनी चीज क्लियर है ना। अब तो नीचे वाला मिटा दूं, अब मेरे को एक बात बताना, अगर मेरे को अभी तो मैंने केवल 2 लेंथ एलिमेंट की वजह से निकली है, इसलिए यहाँ पे डीबी लिखा पड़ा है, क्या लिखा पड़ा है, अगर मुझे पूरी वायर की निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, ठीक है, वेरी गुड, टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लूप, कंप्लीट लूप की वजह से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इट, तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 2 पाई आई डी एल आर स्क्वायर साइन फाई, सही है। यहाँ तो इंटीग्रेशन डिफरेंस गया, क्या बचेगा बी, किसका इंटीग्रेशन नहीं, म्यू नॉट का नहीं हो रहा, 2 पाई का नहीं हो रहा, आई का नहीं हो रहा, आर स्क्वायर का नहीं हो रहा, साइन फाई का नहीं हो रहा, किसका हो रहा है केवल बस डीएल का, इसी का होगा, क्योंकि डीएल छोटा सा, इसी की लेंथ को पूरा बड़ा करना है कि नहीं। अब मेरे को ये बताओ कि इस डीएल की लिमिट्स क्या आएगी, कितना करेंगे इसको पूरा इंटीग्रेट, पूरा घुमा देंगे ना पूरी वायर, तो कितना आएगा है
तो कितना आएगा बताओ, बी इक्वल टू आएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर का स्क्वायर साइन फाई, और जब ये इंटीग्रेशन जाएगा तो क्या आएगा एल, और यहाँ पे एल होगा लेंथ ऑफ लूप, क्या आएगा लेंथ ऑफ, और यहाँ किस फॉर्म में है वो बताना जरा, सर्कल की फॉर्म में, और सर्कल की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर। अब दो गलती जो मैक्सिमम बच्चों की होगी, पहली बात यहाँ पे रेडियस हमने आर नहीं माना, रेडियस हमने ए माना है, तो 2 पाई ए पुट होना चाहिए, और 2 पाई ए भी पुट नहीं होगा, पाई ए पुट होगा, आधा ही सर्कल का पुट होगा, क्या पुट होगा आधा ही। अब ऐसा क्यों होगा, देखो जब आपने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो कितने कंपोनेंट को प्लस किया था, दो कंपोनेंट को ना, डीबी साइन फाई किसकी वजह से, इस वाली की वजह से, ये वाला डीबी साइन फाई किसकी वजह से, इसकी वजह से था, ऐसे ही था। तो आपने दो लेंथ एलिमेंट तो इसमें इंक्लूड कर रखे हैं ना, अगर आप इसको 2 पाई आर के लिए इंटीग्रेट कर दोगे तो ये वाला लेंथ भी पूरा घूम जाएगा, ये वाला लेंथ भी पूरा घूम जाएगा। आपने एक ही सर्कल के कितने चक्कर लगा लिए, 2 चक्कर लगा लिए, जो कि गलत है। समझ में आया क्या बोला मैंने। तो इसको करेक्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप जब मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली निकाल रहे थे, आप टू लो ही मत, आप केवल कौन सा एलिमेंट लो, केवल या तो ऊपर वाले या फिर कौन सा वाला, नीचे वाला, तो फिर वो एक ही लेंथ एलिमेंट की वजह से होगा, और बाद में आप 2 पाई आर लिख दो। लेकिन क्योंकि मैंने दोनों लेंथ एलिमेंट के कंपोनेंट ले लिए, तो मैं इसको पूरा इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं इसको आधा इंटीग्रेट करूंगा, तो क्या होगा, आधा ये घूम जाएगा, आधा ये घूम जाएगा, पूरा सर्कल मिल जाएगा। समझ में आया, समझ में नहीं आया, दोबारा समझाऊं, देखो ध्यान से देखना। ये जो डीबी साइन फाई है किसकी वजह से, इस डीएल की से, ये वाला साइन फाई इस लेंथ की वजह से, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया था कि नहीं किया था, तो इस लेंथ की भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इस लेंथ की भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, उसको सॉल्व करके कितनी वैल्यू आई, ये आई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये लेंथ भी इंक्लूडेड है, ये लेंथ भी इंक्लूडेड है। अगर अब इसको तो पूरा इंटीग्रेट कर दे तो ये लेंथ भी एक बार घूमेगी, ये लेंथ भी एक बार घूमेगी, तो एक ही लूप के कितने चक्कर काट लिए, 2। लेकिन हमको तो एक ही वायर के निकालना है ना, 2 लूप है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे को इसको 2 बार इंटीग्रेट नहीं करना, एक ही बार इंटीग्रेट करना। अब एक ही बार इंटीग्रेट कैसे होगा, जब ये डीएल आधा जाए, ये डीएल आधा जाए, तो मैं पूरा 2 पाई आर नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, मैं पाई आर लिखूंगा। क्या लिखूंगा केवल बस में पाई आर, तो मैं यहाँ पे पुट करा, और पाई ए लिखेंगे, फिर से आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे पाई ए। तो कितना जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नोट बाय 2 पाई आई बाई आर का स्क्वायर साइन फाई, और इसकी जगह क्या आएगा पाई ए। समझ में आई बात, इतनी चीज क्लियर है। और यही चीज थोड़ा सा नोट्स में गड़बड़ है, किसमें गड़बड़ है, नोट्स में गड़बड़, ठीक है। अब पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल आउट, फिर से ऊपर से एरेज कर दूं, या फिर अभी भी मना करोगे तो मुझे नहीं चला, एरेज नहीं कर रहा भाई, ठीक है। चलो कितना आ गया मेरे पास, b इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाई आर का स्क्वायर साइन फाई पाई ए, सही है, सही है। अब किसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, केवल बस साइन की। कैसे निकलेगी, ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ले हम, यही एंगल तो फाई है, ये कितना है आपके पास ए, ये कितना है आपके पास एस, ये कितना है आर, क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर पॉइंट में हाइपोटेन्यूज, तो साइड में निकाल दूं मैं, साइन फाई आपका होगा पी बाई एच, जो कि कितना आएगा बताना जरा, परपेंडिकुलर कितना है ए, हाइपोटेन्यूज कितना है आर, तो साइन फाई की जगह क्या जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर का स्क्वायर, साइन फाई कितना आएगा बताना जरा, ए बाई आर, और यहाँ पे कितना जाएगा पाई ए। अब अगर आप इसको लिखो तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, अच्छा पाई से पाई तो काट देना चाहिए था, नहीं काटा था, चलो अभी काट देते हैं, यहीं पे काट देते हैं, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे आएगा कितना, केवल बस ए आएगा, यहाँ भी पाई नहीं आएगा, तो फिर से लिखते हैं b इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, सही है। अब एक और चीज, हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया, फॉर्मूला भी सही है, लेकिन क्या ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो r ये वाला डिस्टेंस है, और क्वेश्चन में कभी भी आपको कौन सा डिस्टेंस दूंगा, एक्सियल डिस्टेंस, कि एक लूप है जिसके सेंटर से जो पॉइंट लिया गया उसका एक्सियल डिस्टेंस क्या है, तो ये किस फॉर्म में आना चाहिए, s की फॉर्म में आना चाहिए। अभी किसकी फॉर्म में आ रहा है, r की। अब r को s कैसे बनाएंगे, हमने किया हुआ है, याद करो पाइथागोरस थ्योरम, r इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो इसको मिटो देते हैं हम, लास्ट वाली लाइन नहीं मिटोएंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। तो फिर से मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ जिसमें ये हमारे पास है a, ये है r और ये है s, तो मैं लिख दूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम r का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर, तो r स्क्वायर आ जाएगा, नहीं r आएगा आपके पास a का स्क्वायर s का स्क्वायर की पावर 1/2, और मेरे को r क्यूब भी चाहिए, तो यहाँ 3 करोगे तो वहाँ भी 3 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर की पावर 3/2। इसी वैल्यू को बस आपको ऊपर वाले में पुट कर देना है, तो आपके पास फाइनली फॉर्मूला आ ही जाएगा।
तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 3/2। यही है फॉर्मूला। और अगर यही आप n टर्न्स के लिए निकालो, अगर इस लूप के बहुत सारे टर्न होते तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, म्यू नॉट अच्छा n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 3/2। अब जाके फाइनली डेरिवेशन हुई है।